मानविकी विद्यापीठ द्वारा संचालित इस परामर्श सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय उपन्यास की। जैसा कि आप जानते हैं कि एमए द्वितीय वर्ष हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, यह पाठ्यक्रम उनको पढ़ना होता है। यह उपन्यासों का जो मॉड्यूल है एमएसडी 13, 14, 15 और 16 उसका एक हिस्सा है। एमएसडी 16 इसको कहते हैं। इसमें हम 4 भारतीय उपन्यास पढ़ते हैं। पिछले परामर्श सत्रों में भी हम इस पर बात करते रहे हैं। जो उपन्यास पाठ्यक्रम में हैं उन पर भी हमने बात की है। भारतीय उपन्यास की अवधारणा पर भी बात की है। आज हम बात करेंगे भारतीय उपन्यास और प्रेमचंद का जो रिश्ता बनता है, प्रेमचंद का जो योगदान है भारतीय उपन्यास की जो अवधारणा आज हमारे सामने आती है, उस अवधारणा के विकास में प्रेमचंद का जो रचनात्मक योगदान है, आज हम उस पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार हिंदी में लिखते हुए प्रेमचंद ने भारतीय उपन्यास नामक जो पद आज हम इस्तेमाल करते हैं उसके विकास में अपना योगदान दिया। जाहिर है कि जब हम भारतीय उपन्यास कहते हैं तो इसका आशय होता है कि भारतीय भाषाओं में लिखे गए उपन्यास, यानी कि हिंदी के अलावे जो भारतीय भाषाएं हैं जिनमें महान साहित्य रचा जा रहा है, उनके साहित्य से हमारा अभिप्राय होता है। आपको जिन 4 भाषाओं के उपन्यास पढ़ने हैं आपने पढ़ लिया होगा। जो अध्ययन सामग्री आपके पास गई है वो भी, जो विवेचना की पुस्तक आपको दी गई है जिसमें महत्वपूर्ण आलेख हैं, उनको भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। ये जो 4 उपन्यास आपको पढ़ने हैं उनमें मलयालम का सुप्रसिद्ध उपन्यास चेम्मीन है, गुजराती का उपन्यास मानविनी भवाई, कन्नड़ का उपन्यास संस्कार और बांग्ला का जंगल के दावेदार, जिसका बांग्ला में नाम है अरण्येर अधिकार। महाश्वेता जी का उपन्यास है संस्कार, यू आर अनंत मूर्ति का उपन्यास है, मानविनी भवाई पन्नालाल पटेल का उपन्यास है और चेम्मीन तक्षी शिवशंकर पिल्लई का उपन्यास है। तो इन उपन्यासों से संबंधित जो आप पढ़ रहे हो, यदि कोई समस्या हो तो इस परामर्श सत्र में आप बेझिझक प्रश्न कीजिएगा, हम जवाब देंगे। आज हमारे साथ आपसे बात करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध आलोचक चिंतक प्रोफेसर अजय तिवारी जी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विद्यार्थियों से भारतीय उपन्यास और प्रेमचंद पर, कि किस प्रकार प्रेमचंद भारतीय उपन्यास जो पद हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो एक अवधारणा हमारे मन में बनती है कि भारतीय उपन्यास क्या है, जिसमें महान लेखक हैं कन्नड़ के, तमिल के, तेलुगु के, बांग्ला के, इन तमाम भाषाओं के, उनके बीच में हमारे जो महान उपन्यासकार प्रेमचंद हैं, इनकी क्या भूमिका है, क्या स्थिति है और किस प्रकार इन्होंने अपने समय के हिंदी साहित्य को प्रभावित किया और किस प्रकार उसको प्रभावित करते हुए भारतीय साहित्य को प्रभावित किया, और साथ साथ अपने उपन्यास के ढांचे में जी उसकी अंतर्वस्तु, उसकी ऐतिहासिक दृष्टि और उसके कलात्मक संगठन में भारतीयता की कौन सी अवधारणा प्रस्तावित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं भारतीय उपन्यास जिसको हम कहते हैं, इसका आरंभ जो है हम जानते हैं कि 19वीं सदी में इसका आरंभ हुआ, बल्कि 19वीं सदी का जो मध्य है, यानी कि 1850 से लेकर के 1860 का जो दशक है, ये दशक महत्वपूर्ण है। इसी में मराठी और बांग्ला में उपन्यास लिखे गए, जिनको हम पहले भारतीय उपन्यास के रूप में अपनी स्मृति में दर्ज करते हैं। बांग्ला का उपन्यास है प्यारेचंद मित्र का अलालेर घरेर दुलाल। यह उपन्यास 1954 में धारावाहिक प्रकाशित होना शुरू हुआ था और 1854 में धारावाहिक प्रकाशित होना शुरू हुआ था और 1858 में यह पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ, जबकि 1 वर्ष पूर्व यमुना पर्यटन 1857 में पुस्तकाकार प्रकाशित हो गया। तो विद्वानों के बीच में बहुत दिनों तक, चूंकि वो धारावाहिक प्रकाशन की जो क्या कहेंगे जो तथ्य था वो सामने नहीं था, इसलिए 1857 में यमुना पर्यटन प्रकाशित हुआ, इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने उसको पहला भारतीय उपन्यास मान लिया। लेकिन जब यह तथ्य सामने आया कि अलालेर घरेर दुलाल 1854 से प्रकाशित हो रहा था, तो यह साफ हो गया कि पहला भारतीय उपन्यास तो अलालेर घरेर दुलाल ही है। और जाहिर है कि उसके ठीक पीछे मराठी का यह यमुना पर्यटन भी तो ये 2 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आपको जो पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई है उसमें यमुना पर्यटन पर सुप्रसिद्ध आलोचक भोलाभाई पटेल का निबंध है। आप
कम से कम उस निबंध के जरिए यह जान सकते हैं कि 19वीं सदी के मध्य में जो उपन्यास लिखे जा रहे थे या उसके बाद जो लिखे गए थे, उनमें किस तरह के विचार काम कर रहे थे, वो कौन से विचार थे जो लेखकों को प्रभावित कर रहे थे लिखने के लिए। जैसे कि यमुना पर्यटन विधवा विवाह पर केंद्रित उपन्यास है, तो ये 19वीं शताब्दी का जो मध्य है, 1850 से 60 का दशक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उपन्यास के उदय का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो प्रेस और पत्र पत्रिकाओं का जो उदय हुआ था, वो एक महत्वपूर्ण घटना थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है इस उपन्यास के बारे में, ये कि हमारे वहां जो बंकिम का उपन्यास छपता था धारावाहिक बंग दर्शन में, कह रहे थे कि हमारे वहां महिलाएं दोपहर में सोती नहीं थीं कि उस उपन्यास का अब अगली कड़ी में क्या होने वाला है, और आता था तो एक तरह से मारामारी हो जाती थी कि पहले मैं पढ़ूंगी। तो पत्र पत्रिकाओं ने एक बड़ी भूमिका निभाई, और हम जानते हैं कि बंगाल में पढ़ने लिखने की परंपरा बहुत समृद्ध रही है, तो वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से उपन्यास आए। बाद में फिर क्रमशः हमारी ओर भी आए, हिंदी में भी आए। हिंदी में जो उपन्यास शब्द आया है, यह बंगला से ही आया है। डॉक्टर साहब तस्दीक करेंगे, बंगला से आया। भूदेव मुखर्जी की जो किताब 1862 में आई थी, उसमें उन्होंने जो किताब का नाम ही रखा था ऐतिहासिक उपन्यास, हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे तो उसका नाम होगा ऐतिहासिक उपन्यास। तो जाहिर है कि यह शब्द सबसे पहली बार वहीं आया, और बाद में बंकिम चंद्र ने इस शब्द को बहुत लोकप्रिय बनाया। हम सब जानते हैं कि वो महान भारतीय लेखक हैं, बांग्ला में लिखने वाले। पंडित माधव प्रसाद मिश्र ने सुदर्शन में छपे अपने लेख में भी उपन्यास शब्द का इस्तेमाल किया था, और जाहिर है कि फिर धीरे धीरे यह शब्द हिंदी में चल पड़ा। और मैं सूचना के लिए बताऊं आपको कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें अलग अलग शब्द प्रचलित हैं। जैसे कि हिंदी और बंगला में तो उपन्यास चलता है, मराठी में कादंबरी शब्द चलता है, उर्दू में नावल कहते हैं लोग, गुजराती में नवल कथा कहते हैं। तो इस तरह के कई शब्द हैं जो चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नवल कथा में भी वो नावल की मतलब जो धुन है, नॉवेल्टी वाला, हाँ, वो नवल में है, वो ध्वनि जो है वो कहीं ना कहीं आती है। महत्वपूर्ण बात जिस ओर मैं इशारा करके हम प्रेमचंद की ओर आएंगे वो ये है, और ये अंग्रेजी की जो सुप्रसिद्ध आलोचक हैं प्रोफेसर मीनाक्षी मुखर्जी, उन्होंने आरंभिक भारतीय उपन्यासों की 3 प्रवृत्तियां बताई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब। वो पहला है कि समाज सुधार की आकांक्षा है उन उपन्यासों में। जो दूसरी चीज है कि नैतिक चेतना के विकास का प्रयास कर रहे थे ये उपन्यास। और जो तीसरा है इतिहास और फैंटेसी को मिला के, जी इसमें, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जो, और जो तीसरा है वो भारतीय समाज की वास्तविकताओं के यथार्थ का चित्रण, वो भी रूपकात्मक जी। तो ये जो समाज सुधार का मामला है वो हिंदी के जो परीक्षा गुरु जैसे उपन्यास में हम देख सकते हैं। जो नैतिक चेतना का है, इसके 2 उदाहरण हैं। बंगला में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आते हैं जो मिथक के सहारे नैतिक चेतना के विकास का प्रयास करते हैं। हिंदी में देवकीनंदन खत्री आते हैं जो फैंटेसी के माध्यम से इसका विकास करते हैं। तो ये चीजें आती हैं, और जो भारतीय समाज की वास्तविकताओं के यथार्थ चित्रण का है, यहां हम प्रेमचंद से जुड़ेंगे। इसके जो आरंभिक भारतीय लेखक दिखाई देते हैं वो फकीर मोहन सेनापति हैं उड़िया के, जिन्होंने किसान जीवन पर, किसान जीवन के ही वही किसान जीवन रचनाकार हैं, और उन्होंने लगभग आरंभ किया किसान जीवन को कथा साहित्य में लाने का श्रेय तो उन्हें जाता है। और उनके इस काम को बहुत विधिवत ढंग से हिंदी में प्रेमचंद ने बढ़ाया, बिल्कुल, उसको उसको वैचारिक आधार दिया, बिल्कुल पुष्ट किया। तो इस प्रकार भारतीय उपन्यास की एक पृष्ठभूमि बनती है। और जो तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि भारतीय समाज की वास्तविकताओं के यथार्थ चित्रण की जो प्रवृत्ति आई, उसने प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकार को, कथाकार को जन्म दिया। एक तरह से वो हिंदी में आए। और जब हम लोग कहते हैं कि ये यथार्थ चित्रण की बात है, तो कई बार कुछ लोगों के दिमाग में बहुत मोटा रूपक इसका बनता है कि जैसे कि जो कुछ घट रहा है सिर्फ वही लिख देना। जाहिर है कि सिर्फ यथार्थ चित्रण से या वास्तविकता के चित्रण से इतना ही आशय नहीं है। जो लोग प्रेमचंद के पाठक हैं, फकीर मोहन सेनापति के पाठक हैं, या जो भारतीय भाषाओं में मानवीनी भवाई जो कि किसान जीवन पर ही लिखा गया महान उपन्यास है, या अरण्येर अधिकार जैसा जो उपन्यास आप पढ़ रहे हैं आदिवासियों के विद्रोह पर, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि यथार्थ चित्रण और वास्तविकता के चित्रण का क्या आशय है। यहां आपने बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे, उनके जरिए कई बातें उभरती हैं। एक चीज पर ध्यान दें अगर, तो मालूम पड़ता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में जब
उपन्यास अपना रूप ले रहा था, जी जी जी। तब एक साथ कई कई स्तर पर ये प्रक्रिया घटित हो रही थी। जैसे आपने बहुत अच्छा उल्लेख किया कि इसके नाम ही भारतीय भाषाओं में अलग 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 अलग, कहीं नॉवेल है, कहीं नवल कथा है, जी कहीं जी कादम्बरी है, कहीं जी उपन्यास है। जी जी तो वो अपना अभिधान अर्जित कर रहा था, जी 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 साथ साथ उसके कथानक का स्वरूप कैसा हो ये भी अनिश्चित था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने कथानक का स्वरूप यानी कि कलात्मक ढांचा अर्जित कर रहा था। अर्जित कर रहा था। उस कलात्मक ढांचे में किन बातों का वर्णन किया जाए, किस प्रकार वर्णन किया जाए, इसकी कोई निश्चित अवधारणा नहीं थी। तो वो विषय वस्तु की अवधारणा भी निर्मित कर रहा था और इन सबके साथ साथ औपनिवेशिक समाज में बिल्कुल अपना एक नया पाठक वर्ग भी निर्मित कर रहा ये था। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है तो डॉक्टर इतने साहब। 4 स्तरों पर हम्म। भारतीय उपन्यास विशेष समस्याओं से टकराता हुआ जी जी अपना निर्माण कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जहां आप कह रहे हैं कि औपनिवेशिक समाज जो ही आता है, यहीं पर जो यूरोप का उपन्यास है और जो भारतीय भाषाओं में लिखा गया उपन्यास है, वहां फर्क आ जाता है। फर्क किया जाता है कि वहां मध्यवर्ग का जो जीवन है, जिस ढंग से यूरोप में वो उपन्यास का की विषय वस्तु बनता है, हमारे वहां ठीक उसी ढंग से मध्यवर्ग ही नहीं आता है, क्योंकि हमारे वहां तो ठीक से मध्यवर्ग बना भी नहीं था। बल्कि प्रेमचंद आते हैं, फकीर मोहन सेनापति आते हैं, तो ये किसान जीवन के यथार्थ को लेकर के आते हैं, उन लोगों के यथार्थ को लेकर के आते हैं जो औपनिवेशिक सत्ता में बहुत दबे कुचले थे, बहुत नीचे चले गए थे और कहीं ना कहीं जीवन और अपनी मुक्ति दोनों के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इनका स्वर बना जो भारतीय उपन्यास है। प्रेमचंद बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपकी बात में मैं एक पहलू जोड़ना चाहता हूं। जी बिल्कुल तथ्य है ये, और शायद इसीलिए पश्चिमी और भारतीय उपन्यास के स्वरूप में फर्क पर बराबर ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है आलोचना में, और हिंदी के अलावा जो आलोचना है उसमें भी ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है। लेकिन इसमें 2 तथ्य हमारे सामने उभरते हैं। एक तथ्य तो यह है कि जब 19वीं शताब्दी के मध्य में उपन्यासों का जन्म हो रहा था, उपन्यासों का स्वरूप निर्मित हो रहा था, उसी समय नया भारतीय मध्य वर्ग भी, मैं नए पर बल देना चाहता हूं, उभर रहा था वो। अभी मैं इस पर एक बात कहूंगा। नया भारतीय मध्य वर्ग भी निर्मित हो रहा था निश्चित रूप तो से। उपन्यास के निर्माण की प्रक्रिया और नए भारतीय मध्य वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया समानांतर चल रही थी। और प्रेमचंद तब आते हैं जब ये नया मध्य वर्ग अपना रूप निश्चित कर चुका है, जब नया मध्य वर्ग एक वर्ग के रूप में अस्तित्वमान हो चुका है। तो प्रेमचंद के सामने यथार्थ के जो पहलू हैं वो 19वीं शताब्दी के लेखकों से काफी अलग है, निश्चित अलग है। एक बात यह है। दूसरी बात इसमें मैं केवल भारतीय संदर्भ में अपने को सीमित रखते हुए कहना चाहता हूं कि 1857 इस मायने में भी एक विभाजक रेखा है कि 1857 के पहले ऐसा मध्यवर्ग काफी था जो परंपरागत शिक्षा, परंपरागत ज्ञान और भारतीय समाज की आंतरिक संरचना के भीतर से अपनी चेतना लिए हुए आया था और वो उपनिवेशवाद का प्रतिरोध कर रहा था। निश्चित। यहाँ के सामंत वर्ग का भी एक बड़ा हिस्सा चाहे मजबूरी में, लेकिन वो साम्राज्यवाद का प्रतिरोध कर रहा था। सन 57, 58, 59 के 2.5 वर्षों में जो जबरदस्त संघर्ष हुआ ब्रिटिश सत्ता से भारतीय समाज का, उसके बाद इतना दमन हुआ कि सन 57 के विद्रोह के बाद सामंत वर्ग और मध्य वर्ग ऐसा नहीं रहा जो अंग्रेजों का विरोध करता। उसके बाद बिल्कुल एक माने अतीत से विच्छिन्न एक नए प्रकार का सामंत वर्ग और नए प्रकार का मध्य वर्ग सामने आता है। उपन्यास इस नए प्रकार के मध्य वर्ग की चेतना से संबंधित है। जिस पहले उपन्यास का उल्लेख किया गया बंगला के अलालेर घरेर दुलाल, तो उसमें हम देखते हैं कि उपन्यास का नया ढांचा बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बजाय जो 1857 के बाद के उपन्यास है, बिल्कुल प्रारंभिक उपन्यास, चाहे वो
गुजराती के हैं, चाहे मराठी के हैं, चाहे हिंदी के हैं, चाहे उर्दू के हैं या उड़िया के हैं, जिनके भी हैं, उनमें आप देखेंगे कि समस्याओं का चित्रण भी और समस्याओं का चुनाव भी काफी अलग किस्म का है। जी 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 जी, जो अलालेर, घरेर, दुलार से काफी अलग किस्म का है, होना भी चाहिए। तो इस डिस्टिंक्शन को, यानी 57 के पहले के भारतीय समाज का अगर कुछ भी अंश रहता तो उपन्यास का विकास इस तरह से नहीं होता जैसा बाद में दिखाई पड़ता है। यानी पश्चिमी प्रभाव से संपन्न उपन्यास कम निश्चित रूप से डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल मतलब वाजिब, लेकिन जिसे आपने वहां विचारकों की एक जो कहें कि मतलब दो धाराएं एक तरह से इस पर होती हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि मध्य वर्ग का विकास ही यहां पर उपन्यास का कारक नहीं है, बल्कि वो उपनिवेशवाद से मुक्ति का जो संघर्ष था वो उसका ज्यादा बड़ा कारक बनता है। बिल्कुल, दरअसल मध्यवर्ग उपन्यास के विकास का परिणाम नहीं हो सकता। मध्यवर्ग और उपन्यास का विकास समानांतर हो रहा है। ऐसा बाहर भी हुआ है, बाहर ही हुआ, लेकिन यहां भी हुआ है। जी जी जी, अंतर सिर्फ यह है कि सन 57 में जी जी इतना व्यापक नरसंहार हुआ, बिल्कुल, जिसके बाद पुराने ढंग का मध्यवर्ग रहा नहीं। हाँ। तो वो जो नया मध्यवर्ग आया उसकी आकांक्षाएं भी नई थी और उन्होंने नए तरह के औपन्यासिक विधान का स्वरूप निश्चित किया। और अकारण नहीं है कि हिंदी में ही नहीं, आपने अभी उल्लेख किया दूसरी भाषाओं में भी जो प्रारंभिक उपन्यास हैं वे बहुत यथार्थवादी ढंग के नहीं हैं। उनमें यथार्थवाद का जन्म बाद में होता है। वो एक तरह से आदर्श की आकांक्षा लिए उपन्यास हैं। बिल्कुल, दो तरह के हैं, या तो विशुद्ध मनोरंजन की तरफ झुकाव रखने वाले हैं या उपदेश की प्रवृत्ति लिए, जैसे कि ये यमुना पर्यटन बिल्कुल उपदेश की प्रवृत्ति है। पर्यटन उपदेश का है। 100 अजान 1 सुजान बिल्कुल उपदेश का है। या उस मायने में श्रीनिवास दास का भी परीक्षा गुरु भी बिल्कुल उपदेश का उपन्यास है। तो ये मांग ही है डिफरेंट किस्म की, जो कि मतलब 20वीं शताब्दी आने के बाद उपन्यास, प्रेमचंद का हस्तक्षेप और प्रेमचंद का योगदान भारतीय उपन्यास के संदर्भ में दरअसल इसी पृष्ठभूमि में और ज्यादा निखर के सामने आता है। वे अतीत के उपासक नहीं है निश्चित नहीं, लेकिन नए मध्य वर्ग की उन प्रगतिशील आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं जो भारत के अतीत की सकारात्मक बातें अपने साथ जोड़ना चाहता है और वर्तमान औपनिवेशिक पराधीनता को और उसके सांस्कृतिक दबावों को अस्वीकार करना चाहता है। यानी कि पूरी तरह से प्रेमचंद मध्यवर्ग को एकदम जैसे अस्वीकार नहीं करते, जहां जो कुछ भी उसके मध्यवर्ग को अस्वीकार करके प्रेमचंद क्या कोई भी उपन्यास लिख नहीं सकता था। लेकिन ये मध्यवर्ग, प्रेमचंद ने भारतीय यथार्थ को इसी मायने में आत्मसात किया। आपने अभी बहुत ठीक बात कही थी कि प्रेमचंद किसान जीवन को लेकर, और किसान जीवन के इतने बड़े लेखक के रूप में अनेक लेखक हैं, लेकिन इतने बड़े लेखक के रूप में दूसरा कोई नाम भारतीय साहित्य में नहीं दिखाई पड़ता जितना प्रेमचंद का है। निश्चित रूप से। लेकिन उस किसान जीवन के साथ आप प्रेमचंद के प्रारंभिक उपन्यासों को देखें, ये मैं उस पे आना चाहता था। मध्यवर्ग के चितेरे हैं, बल्कि कई बार तो उन पर जो मतलब उर्दू के जो अफसाने और पढ़ चुके थे वो पीछे उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। या वरदान जैसे जो उपन्यास है बहुत ही भावुक किस्म के उपन्यास सब सही है, लिखते हैं वो, चाहे जो प्रभाव हो, चाहे उन पे भारतीय किस्सा गोई का प्रभाव हो, मतलब पुराने कथा परंपरा आख्यायिका का प्रभाव हो, चाहे लोक कथा की जो कथन शैली है या जो किस्सा गोई है उसका प्रभाव हो, चाहे पश्चिमी, और पश्चिमी में मतलब वो तो फील्डिंग से भी प्रभावित हैं और वो तो तोल्स्टॉय से भी प्रभावित हैं। तो वो जितने तरह के औपन्यासिक और कथा कहने के ढंग हो सकते थे, उन सबसे प्रभावित हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रेमचंद अपने प्रारंभिक लेखन में मध्यवर्ग को ही अपनी विषय वस्तु बनाते हैं। निश्चित। वहां से किसान तक उनकी संवेदना का विकास होता है। 1918 आते आते जब प्रेमाश्रम का आता है, पहले लिखते हैं प्रेमाश्रम बाद में लिखते हैं, और प्रेमाश्रम तक जब आते हैं तब एक नए प्रेमचंद से बिल्कुल मुलाकात होती है, साक्षात्कार होता है। तो आधुनिक समाज के आधुनिक अनुभव से जिस उपन्यास का संबंध था वो मध्यवर्ग पर अधिक निर्भर था। प्रेमचंद उसके अपवाद नहीं है, लेकिन प्रेमचंद का बड़प्पन इस बात में है कि उन्होंने
भारतीय समाज में मध्य वर्ग को देखा, और जब मध्य वर्ग की समस्याओं को भारतीय समाज में देखता है कोई आदमी, खासतौर से जी जी 20वीं शताब्दी के पहले दूसरे दशक में, जी जी, तो वो औपनिवेशिक सत्ता की वास्तविकता को और उस उपनिवेशवाद में पिसते हुए किसान को, जिस किसान से मध्य वर्ग का विकास हो रहा है, जी जी, इस तरह से मध्य वर्ग के मूल स्रोत और मध्य वर्ग के सामाजिक विरोध सभी पहलुओं को देखता है, तब उनके दृष्टिकोण का उनका फलक विस्तृत होता है। और यहां एक छोटी सी बात और जोड़ दी जाए कि आप देखें गबन जैसा उपन्यास, जो कि बाद में आता है, जो बहुत बाद में आता है, वहां तक आके वो और गबन से गोदान का सीधा संबंध दिखता है। जी बिल्कुल। एक जगह केंद्र में मध्य वर्ग है गबन में, और एक जगह केंद्र में किसान है, लेकिन दोनों उपन्यासों में किसान और मध्य वर्ग के इंटर रिलेशनशिप पर प्रेमचंद बल देते हैं। और वहां पर भी डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि निश्चित रूप से गबन का जो मुख्य नायक और जो कथा आती है वो मध्य वर्ग, लेकिन वहां देवी दिन खटिक भी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं देवी दिन खटिक भी है, मध्य वर्ग और किसान के इंटर रिलेशन पर वो जितना अधिक ध्यान प्रेमचंद ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में दिया, तब लगता है कि अपने पहले चरण और दूसरे चरण में जिस यथार्थ बोध का विकास किया उन्होंने, अब उससे मिला के वे एक और यथार्थ बोध प्रस्तावित करते हैं। क्योंकि उसी उपन्यास में डॉक्टर साहब आप बिल्कुल मतलब जिस दिशा में ले जा रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ये लाभप्रद बात है कि गबन में जो मुख्य कहानी चलती है, जहां पर जिसको बहुत सारे लोग तो बहुत दिनों तक क्या कहते हैं, जेवर प्रेम और पता नहीं क्या क्या कहते रहे कि इसकी कहानी है, और उसका अवमूल्यन किया, इस उपन्यास का अवमूल्यन किया लोगों ने। उसके पहले देवी दिन खटिक की जो पूरी कहानी है वो ज्यादा पावरफुल ढंग से जो पाठक है उसको अपील करती है, उसके पास तक ज्यादा सक्षम ढंग से पहुंचती है। और शायद मुझे लगता है कि प्रेमचंद का जो कहना है या जो मंतव्य है वो देवी दिन वाले हिस्से में ज्यादा आ जाता है 30 के बाद। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। जी जी। और इस बात को दूसरे ढंग से कहना पसंद करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप गौर करें कि प्रेमचंद के उपन्यासों में सबसे प्रभावशाली चरित्र कौन है? हाँ, ये निश्चित रूप से मैं देवी दिन खटिक के भाई बंद सब उपन्यासों में भरे हैं। निश्चित। सूरदास क्या है? बिल्कुल महान चरित्र, भारतीय साहित्य और वैसा चरित्र मेरा ख्याल है कि हावर्ड फास्ट के स्पार्टकस को जी, और मतलब दुनिया के महान चरित्रों में से एक चरित्र हो सकता है वो है। और माने हावर्ड फास्ट को और तोल्स्टॉय को आप अलग कर दें तो किसी उपन्यासकार ने इतना बड़ा चरित्र है, और प्रेमचंद खुद नहीं दे पाए ऐसा चरित्र दोबारा, दे भी नहीं सकता कोई। तो देवी दीन खटिक का भाई बंद उससे पहले आ चुका है सूरदास, जिसको अंधा भिखारी और एक असंवैधानिक शब्द है, हालांकि वो असंवैधानिक उस समय नहीं था, अंधा भिखारी और चमार है, जो प्राकृतिक मानवीय और सामाजिक सभी दृष्टियों से बहुत हीन है, और वो इतिहास का महानायक बनता है। और उसी तरह होरी, और इस तरह होरी की पत्नी धनिया, आप प्रेमचंद के उपन्यासों में हमेशा देखेंगे श्रमिक, किसान, दलित, स्त्री और बहुत ही सताया हुआ मध्य वर्ग, ये उनका नायक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो आज इतिहासकार सबाल्टर्न जिसको कहते हैं, प्रेमचंद का साहित्य, प्रेमचंद के उपन्यासों में आप सबाल्टर्न को नायकत्व प्राप्त करते हुए देखते हैं। ये इस मायने में प्रेमचंद भारतीय यथार्थ के प्रतिनिधि रचनाकार बनते हैं कि संसार की सबसे ताकतवर सत्ता जिसके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता, बिल्कुल, उस सत्ता के अधीन भारत है, तो उसकी जो सर्वशक्तिमत्ता है, इस जनता की जो निरीहता, कमजोरी, इसकी जो अत्यंत हीनता है, ये उसके कंट्रास्ट में है। और तब इस जगह से उठ के वो महानायक बनता है, और तब साम्राज्यवाद को, इस अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद को चुनौती देता है। एक व्यक्ति जिसे आप सिर्फ निरीह मान सकते हैं, उस आदमी का इतना आतंक कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है
उसके बाद भी उसका आतंक मतलब काम करता है। दो रूपों में महेंद्र सिंह जाते हैं उसकी मूर्ति तोड़ने और उसी के नीचे दब के मर जाते। और जनता इतना प्यार करती है, लिखा है प्रेमचंद ने कि उसका प्रीति भोज हुआ मरने के बाद तो छूत अछूत साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये प्रेमचंद का विजन, इसके साथ विजन आता है, प्रेमचंद का विजन आता है कि आने वाला देश कैसा बनना चाहिए। किसान, मजदूर और सिपाही ये अपनी एकता पहचानते हैं। जी, जी, जी। और छूत और अछूत भेदभाव भूल के साथ साथ खाना खाते हैं। वो प्रेमचंद का कथन है ना कि हम तो उस राष्ट्रीयता का स्वप्न देखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कोई ब्राह्मण नहीं होगा, कोई कायस्थ नहीं होगा, कोई दलित नहीं होगा, तो बताते हैं सब भारतवासी होंगे या सब। तो सामाजिक सुधार और सामाजिक क्रांति दो परियोजनाओं को प्रेमचंद अपने विजन में एक करते हैं। और इससे दरअसल मैं आपसे कहूं, आपकी बात का थोड़ा विस्तार करते हुए बिल्कुल, बिल्कुल। कि जितना बड़ा विजन प्रेमचंद की निर्मित करते हैं उसी से उनके उपन्यास में इतना महान नायकत्व जन्म लेता है। आता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बिना संभव ही नहीं था। सब पंक्तियां आती हैं कि तुम्ही से हार हार कर जीतना सीखेंगे, थोड़ा मतलब दम भर आराम, मतलब इस तरह के वाक्य मतलब जो आते हैं, मुझे लगता है कि ये दुर्लभ वाक्य हैं। और इस निश्चित रूप से सूरदास भारतीय साहित्य का तो निसंदेह मुझे लगता है अन्यतम पात्र है। और इसमें आप अगर अनुमति दें तो मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। मैंने प्रेमचंद को हम इस विकास की प्रक्रिया में जब देखना शुरू करते हैं तो आप देखें कि सेवा सदन में पारिवारिक संबंध की विषमता है जिसके कारण सुमन वेश्या बनती है। बहुत बहुत महान, इस दृष्टि से डॉक्टर साहब बहुत महान उपन्यास है। गोदान में आर्थिक संबंध की विषमता है निश्चित। प्रेमचंद की ताकत यह है कि एक जगह पारिवारिक संबंध की विषमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और विषमता के आर्थिक स्रोत तक पहुंचते हैं। एक जगह आर्थिक संबंध की विषमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके सामाजिक परिणामों तक पहुंचते हैं। ये उनके विजन का द्वंद्वात्मक रूप है। दूसरी तरफ आप देखें कि यथार्थ की प्रवाहमानता को आपने अभी कुछ देर पहले कहा था ना कि यथार्थ केवल जो सतह पर दिखता है वो नहीं है, वही नहीं है। तो प्रेमचंद इस बात के अकाट्य प्रमाण है। उस प्रवाहमानता को कैसे देखते हैं? बिल्कुल। रंगभूमि में उद्योग लग रहे हैं, गांव उजड़ रहे हैं। गोदान में मजदूर हड़तालें कर रहे हैं और गांव और शहर के लोग एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेहता गांव जाता है, गोबर शहर जाता है। और इस तरह एक नया भाईचारा गांव और शहर के बीच में जो नया रिश्ता विकसित हो रहा है उसको पहचान रहे हैं। जहां गांव उजड़ रहे थे वहां से हड़तालें हो रही थी, वहां तक मतलब एक किसान जीवन और एक औद्योगिक संस्कृति, कैसा कितना बड़ा दायरा प्रेमचंद के साहित्य में। एक साथ प्रेमचंद पूंजीवाद के आगमन की आहट भी पहचानते हैं, उससे बन रहे और बदल रहे रिश्तों को भी पहचानते हैं और उसकी महाजनी परिणतियों को भी सामने रखते हैं। इस तरह से प्रेमचंद मतलब एक लेखक और उसके लेखन के कितने मतलब पक्ष हो सकते हैं, उसकी दृष्टि के कितने पक्ष हो सकते हैं कि वो सिर्फ मतलब कथा लिख करके मनोरंजन करके या छोटे मोटे यथार्थ दिखाकर नहीं जाना चाहता है। वो अपने पूरे समय को और बल्कि आने वाले समय की आहट को भी ठीक ढंग से कथात्मक परिणत तक ले जाता है। कथात्मक परिणत तक ले जाता है। दूसरी बात इसमें एक और कही जानी चाहिए कि अक्सर भारतीय उपन्यास की बात करते समय हम लोग किसी न किसी मिथ्या धारणा से ग्रस्त हो जाते हैं। हिंदी आलोचना में आपने भारतीय उपन्यास की चर्चा पिछले 25 साल में 20 साल में बहुत सुनी है। जी जी बिल्कुल। और अक्सर अब मैं अगर याद करता हूं तो पाता हूं कि लैटिन अमेरिकी उपन्यासों की चर्चा छिड़ने के बाद से, खास तौर से उसके जादुई यथार्थवाद का रूप सामने आने के बाद से सहसा उपन्यास की भारतीयता और भारतीय उपन्यास की समस्या हिंदी के विचारकों को भी चिंतित करने लगी है। लेकिन यहां गौर करना चाहिए कि जादुई यथार्थवाद केवल टेक्निक नहीं थी मार्केज वगैरह के लिए। जिस लैटिन अमेरिका में ईसाई पादरी और कम्युनिस्ट गुरिल्ला एक साथ हथियार लेके साम्राज्यवाद से लड़ते हैं, वहां जादुई यथार्थवाद के लिए जमीन है। एक जो बिल्कुल मतलब क्या कहेंगे, ऐसा यथार्थ जो सुनने में असंगत सा लगता है, ऐसा यथार्थ और असंभव लगता है, वो यथार्थ जब आएगा तो जाहिर है कि एक नया शिल्प ढूंढना ही होगा। लेकिन तो उस यथार्थ को व्यक्त करने के लिए जो शिल्प आया
वो जादू यथार्थवाद का शिल्प था। पड़ेगा। इसलिए शिल्प उनकी ऐतिहासिक वास्तविकताओं का परिणाम था। शिल्प ऐतिहासिक वास्तविकताओं से अलग केवल प्रतिभा से उत्पन्न कोई चमत्कार नहीं था। हिंदी में कुछ लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया है और दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के बारे में जब भारतीयता की बात होती है तो हमेशा आपने गौर किया होगा कि काल चक्र की अवधारणा भारतीयता है, इसलिए कथा चक्र की अवधारणा भारतीय उपन्यास का ढांचा है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। और कालचक्र की अवधारणा केवल भारत में नहीं थी, हर सामंती समाज में रहती है। जहां सामाजिक विकास की गति बड़ी धीमी है वहां काल अपरिवर्तनशील लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कालचक्र की अवधारणा हर सामंती समाज में आती है और इसीलिए पुनर्जन्म की अवधारणा भी हर धर्म में आती है। असली बात यह है अलग अलग रूपों में दिखती है। फ्रांस में औद्योगिक क्रांति हुई, जी निश्चित, उसने सामंत विरोधी क्रांति का रूप लिया। बड़ी बड़ी जमींदारियां तोड़ी गईं, किसानों में जमीनें बांटी गईं। वो तो पेरिस कम्यून के बाद उन्होंने सामंतवाद से समझौता किया, लेकिन तब तक यथार्थ का रूप काफी कुछ विकसित हो गया था और उपन्यास में चित्रित होने वाला जीवन हमारे सामने आ चुका था। वहां के चित्रण में आप विशेष तरह की प्रवृत्तियां देखेंगे, लेकिन भारत में 57 के बाद जैसा हमने देखा, अंग्रेजों का चाटुकार सामंत वर्ग बचा। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल। और वो और जो पूंजीवाद विकसित हुआ, जो अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था काफी कुछ पूंजीवाद को, फिर पूंजीवाद का विकास शुरू हुआ। वो अंग्रेजों की छत्र छाया में हुआ, कमजोर था, अंग्रेजों पर निर्भर था और सामंतों से समझौता करने के लिए बाध्य था। तो अब फ्रांस के पूंजीवाद की तरह भारत का पूंजीवाद हो ही नहीं सकता था, वो सामंत विरोधी हो ही नहीं सकता था। उस पर आश्रित था, वो आश्रित था। रास्ता निकालने की कोशिश में तो रहा ही होगा कि रास्ता निकालने की कोशिश में तो था, क्योंकि उसके हित टकराते थे। जी बिल्कुल। उसके हित तो साम्राज्यवाद से भी टकराते थे, लेकिन निर्भर उन पर भी था, निर्भर इन पर भी था। ये भारतीय यथार्थ था, यानी एक औपनिवेशिक समाज का यथार्थ था। अब प्रेमचंद यूरोप के औपन्यासिक यथार्थ को अपना कलात्मक यथार्थ बनाते हैं या इस भारतीय यथार्थ को बनाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी नाते मुझे लगता है रंगभूमि में अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जॉन सेवक, ईश्वर सेवक उसके पिता हैं, जो बराबर कहते हैं कि वहां फैक्ट्री के साथ गिरजाघर बनवा दो। जॉन सेवक गिरजाघर नहीं बनवाते। दूसरी तरफ वो क्लार्क को, जो अंग्रेज हाकिम है, क्लार्क को खुश करने का कोई भी उपाय नहीं छोड़ते, यहां तक कि अपनी बेटी सोफिया भी उसके सामने पेश करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तीसरी तरफ वे इस धार्मिकता और औपनिवेशिक सत्ता के प्रति समझौतावादी रुख अपनाते हुए तीसरी तरफ महेंद्र सिंह से और भरत सिंह से बराबर दोस्ती कायम रखते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह का क्लार्क से बहुत मैत्री संबंध है। तो आप देखें कि औपनिवेशिक सत्ता के अधीन सामंत वर्ग और पूंजीपति वर्ग, इसका एक गठजोड़ बनता है। इनके हित टकराते हैं एक दूसरे से, लेकिन फलीभूत भी मिलकर के ही होते हैं। मिलके ही फलीभूत भी मिलके ही होते हैं। प्रेमचंद के तरह इस यथार्थ को किस दूसरे लेखक ने पकड़ा? ये तो उपन्यास की भारतीयता दरअसल यथार्थ क्या है? यथार्थ संबंधों की गतिमान प्रक्रिया से निर्मित ढांचा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस गतिमान प्रक्रिया के ढांचे को जब कथानक का रूप देते हैं तब उपन्यास पैदा होता है। तो उपन्यास की भारतीयता यथार्थ की प्रक्रिया की भारतीयता से ही परिभाषित हो सकती है। और प्रेमचंद इसके सबसे अकाट्य उदाहरण हमारे सामने हैं। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ के मैं अभी इस प्रसंग को स्थगित करना चाहूंगा कि गोदान में भी आप देखें, गोदान में होरी का सीधा विरोध किससे है? किसी से नहीं। सीधा विरोध देखिए तो माता दीन से है। वो मतलब वो जो सीधा विरोध दिखता है, दरअसल वो विरोध है नहीं। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, सीधा विरोध माता दीन से है, जो उसके कर्जदाता हैं उससे सूद लेते हैं और उसके पुरोहित भी है, उसकी जमीन धीरे धीरे हड़प लेते हैं। वो जमींदार भी हैं, पुरोहित भी हैं और महाजन भी हैं। सीधा विरोध उनसे है। लेकिन उस विरोध के सूत्र कहां जुड़े हैं? एक तरफ राय अमरपाल सिंह से और दूसरी तरफ
खन्ना से और जिसके लिए खन्ना कहते हैं कि आज विश्व का शासन सूत्र बैंकपतियों के हाथ में है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो झिंगुरी शाह से लेके और विश्व के शासन सूत्र को संभालने वाले बैंकपतियों तक एक महाजनी ताना बाना है। प्रेमचंद जिस बात को देखते हैं, सीधे कोई दुश्मन नहीं है होरी का, लेकिन होरी के दुश्मन इतने जबरदस्त हैं। आज हम विश्व बैंक की बात करते हैं, प्रेमचंद ये बात कहां इशारा करके छोड़ गए? 1936 में कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन बैंकपतियों के साथ भारत के ही नहीं दुनिया भर के सामंतों का गठबंधन हो गया है। बिल्कुल। और आज हम ये देखते हैं, खुद अमरपाल सिंह एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन में सहायता करते हैं, चंदा देते हैं, जेल हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अंग्रेजों से नजराने और डालियों का संबंध रखते हैं। तीसरी तरफ ये राष्ट्रवाद का जो छद्म है। तीसरी तरफ खन्ना के मिल में शेयर होल्डर हैं, बैंक में शेयर होल्डर। बिल्कुल। आप देखें कि अंतरराष्ट्रीय बैंकपति, देशी पूंजीपति, पुराने ढंग के सामंत जो चोला बदल रहे हैं, इन सब के बीच एक अंतरराष्ट्रीय ताना बाना उभर रहा है जो रंगभूमि में नहीं था। और यहाँ बदलती हुई स्त्री भी है इसी उपन्यास में। बिल्कुल, बदलती हुई स्त्री है। मालती से जैसे ही आप धनिया की तुलना करेंगे एकदम तस्वीर बदल जाती है। तो लेकिन जो यथार्थ रंगभूमि में था उसका बड़ा विशद रूप गोदान में आता है। प्रेमचंद और इस पूरी प्रक्रिया में आप देखें, अपनी जमीन गंवाता है, उधर सूरदास, इधर होरी। यानी किसान की दुर्दशा इस गठबंधन में निश्चित है। किसान की नियति यही है। क्या आज हम भारत जैसे तमाम देशों में, जहां महंगाई की मार से लेके और कर्ज की मार तक हर जगह मेहनत करने वाले गरीब आदमी को और खेती करने वाले गरीब किसान को मरते और आत्महत्या करते देखते हैं, प्रेमचंद के यहां क्या इसी का पूर्व संकेत नहीं दिखाई पड़ता? निश्चित दिखाई पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 36 में प्रेमचंद ने यथार्थ के जिस रूप की संभावना पहचान ली थी, तब से आज तक हम 80 साल बाद भी उसके आगे के यथार्थ को देखने और चित्रित करने वाला दूसरा कोई उल्लेखनीय रचनाकार नहीं पाते। इस मायने में मैं कहना चाहता हूं कि अपने से पहले की परंपरा को बदल देने के नाते ही नहीं, आगे की परंपरा के लिए भी आगे की रचना के खड़े चुनौती बन जाने के कारण प्रेमचंद का योगदान असाधारण है। रेणु जैसे कुछ लोग कोशिश करते हैं कि लेकिन रेणु के यथार्थ बोध में एक बड़ी दिक्कत है। रेणु किसान की यातना और किसान के जीवन की मार्मिकता को बहुत समर्थ तरीके से चित्रित करते हैं, लेकिन किसान के शत्रुओं की पहचान उस तरह नहीं है, बिल्कुल धुंधली है। और उस पहचान के साथ प्रेमचंद से आगे का यथार्थ आना चाहिए। निश्चित। उनके यहाँ बैंकपति हैं, जमींदार भी हैं, तो या तो हृदय परिवर्तन हो जाता है या सामाजिक विकास के सूत्रधार बन जाते हैं, जैसे परिधि पर कथा में जितन बाबू। प्रेमचंद के बारे में हम लोग जब जिस प्रेमाश्रम का जिक्र कर रहे थे, 1918 का उपन्यास है, बोल्शेविक क्रांति का जिक्र आता है, मतलब बोल्शेविक क्रांति की गूंज उसमें सुनाई देती है। बुल्गारिया में जो विद्रोह था किसानों का, उसका जिक्र करता है नायक। यानी कि प्रेमचंद अपने समय में दुनिया भर में जो प्रगतिशील घटनाएं हो रही थी, जनवादी घटनाएं हो रही थी, उन पर निगाह रख रहे थे और उनसे जोड़ रहे थे कहीं ना कहीं अपने देश के यथार्थ को, उसके बदलाव को कहीं ना कहीं उसके आलोक में देखना और समझना और पढ़ना चाहते थे, दिखाना भी चाहते थे। तो निश्चित रूप से यहां एक छोटी सी बात और जोड़कर इस प्रसंग का पटाक्षेप किया जा सकता है कि हम लोग प्रेमचंद के कलात्मक ढांचे से यथार्थ के संक्रमणशील ढांचे का सूत्र तो पहचान रहे हैं। जी। लेकिन प्रेमचंद के चित्रण की दो बड़ी विशेषताएं और हैं। जी। एक विशेषता यह है कि प्रेमचंद यथार्थ से मानवीय पक्ष को अलग करके नहीं देखते, बिल्कुल नहीं करते। और इसलिए हम देखते हैं कि जैसे किसी उपन्यास को लें, उसमें संस्कृतियों की विविधता, पारिवारिक जीवन की विविधता और साथ साथ विचारधारात्मक प्रवृत्तियों की विविधता जबरदस्त रूप में प्रतिबिंबित होती है। और इसी मायने में उनका यथार्थवाद जड़ नहीं है, यांत्रिक नहीं है किसी उपन्यास। और इसीलिए वो आज तक एक चुनौती की तरह सामने है, उसकी प्रासंगिकता भी है और कहीं ना कहीं वो नए से नए पाठक को भी प्रभावित करता है। और
जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि भारतीय उपन्यास जिस पद का हम इस्तेमाल करते हैं और ये बात करते हैं कि भारतीय उपन्यास जो एक शक्ल लेता है, भारतीय भाषाओं का उपन्यास जो एक शक्ल लेता है और दुनिया की अन्य भाषाओं के सामने जाता है, तो उसमें प्रेमचंद जैसे बड़े लेखक हमारे सामने होते हैं जो आज से 70-80 साल पहले उन चीजों को देख रहे थे। सिर्फ कथात्मक परिणति में नहीं, वैचारिक जो उसकी दृष्टि हो सकती थी, जो वैचारिक फलक हो सकता था, उस फलक में वो आने वाले पूंजीवाद को देख रहे थे, आने वाले समय में बदलते स्त्री जीवन को देख रहे थे, आने वाले समय में किसान की और दुर्दशा। आज हम लगातार आत्महत्याएं देख रहे हैं। बहुत अच्छा संकेत किया। एक वाक्य में कहा जाए कि प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य को देखें तो आज के जीवन के जो 3 निर्णायक जनतांत्रिक प्रश्न हैं वे हमें उनके यहां से ही निकलते हुए दिखते हैं, दलित, स्त्री और अल्पसंख्यक। मतलब वो जो एक नायिका है उनकी कहानी की, जो सवाल करती है कि जब तुम सुराज की बात करते हो तो तुम्हारे मन में क्या होता है, क्या बात, तुम भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलोगे, ऊंची ऊंची मतलब तनख्वाह उठाओगे, या जाहिर है कि प्रेमचंद, और ये सवाल एक आम मतलब एक श्रमिक तबके की स्त्री करती है, देवी दिन खटी के ही सवाल करता है। बिल्कुल। और इसके ठीक पहले भगत सिंह इस तरह का सवाल कर रहे थे। तो ये प्रेमचंद की निगाह मतलब सिर्फ कला में ही सीमित नहीं है, एक जो बड़ा राजनीतिक सवाल था उनके समय का, जो आने वाले समय का भी बड़ा राजनीतिक सवाल बनना ही था और वो आज भी बना हुआ है। और निश्चित रूप से प्रेमचंद जिस सुराज का स्वप्न देख रहे थे, वो सुराज तो कम से कम प्रेमचंद को तो नहीं मिला, प्रेमचंद के पाठकों को भी नहीं मिला, वरना किसान आत्महत्याएं नहीं करते। लगातार जो किसानों के बारे में हम सुनते हैं, उनकी दुर्दशा के बारे में सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद, फकीर मोहन सेनापति या इनकी तरह के, या पन्नालाल पटेल जैसे जो बड़े लेखक हैं जिन्होंने लगातार श्रमिकों, किसानों, दलितों और स्त्रियों के बारे में लिखा, उनके स्वप्नों को आकार दिया अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में, वो याद आते हैं। और इसी नाते प्रेमचंद भारतीय उपन्यासकार के रूप में, एक अग्रणी उपन्यासकार के रूप में अपने पाठकों के सामने आते हैं, दुनिया की तमाम भाषाओं के पाठकों के सामने आते हैं जो भारतीय साहित्य पढ़ना चाहते हैं, जो हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं। आज के परामर्श सत्र में इतना ही। अगले परामर्श सत्र में हम फिर बात करेंगे भारतीय उपन्यास से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों पर, कुछ अन्य समस्याओं पर। तब तक के लिए धन्यवाद।